तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का क्षेत्रमिति अध्याय का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और क्षेत्रमिति से संबंधित परीक्षा में जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसको हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, क्षेत्रमिति में इसमें 2 अध्याय हैं, 2 पार्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि एक पहले हम लोग पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आज हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को ही देखेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग पार्ट यानी इसका जो भाग 2 बनेगा, उसमें हम लोग ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ जो मुख्य सूत्र लिखा हुआ है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जब इसको चलिए आप लोग फार्मूला को लिख चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आप लोग ये 6 फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं, 6 फार्मूला को आप लोग लिख चुके हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम में जो भी फार्मूला किस प्रकार से प्रयोग होता है, जब ये सवाल आएगा तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे फॉर्मूला है वृत्त की परिधि बराबर दिया गया है 2πr। देखिए, यदि सबसे पहले आप वृत्त के बारे में जानिए, ये वृत्त होती क्या है। देखिए, वृत्त होती है किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर चारों ओर बिंदुओं का जो समूह होता है उससे जो आकृति बनती है उसे ही वृत्त कहते हैं, ठीक है ना। तो वृत्त का जो ये नियत बिंदु हो गया, जो नियत बिंदु से आप समान दूरी पर चारों ओर बिंदु लिए हैं, ठीक है ना। तो ये जो नियत बिंदु हो गया उसी को वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं जी? केंद्र कहते हैं। और ये चारों ओर की जो दूरी होती है उसको परिधि बोलते हैं, परिधि, ठीक है ना। और ये वृत्त का केंद्र है, ये चारों ओर की दूरी परिधि हो गया। तो वृत्त का केंद्र से जो ये दूरी आप लिए हैं, ठीक है ना, परिधि यानी वृत्त का केंद्र और ये परिधि, इसके बीच की जो दूरी हो गया ये हो गया त्रिज्या, ठीक है ना। तो ये होता है, तो वृत्त की परिधि चारों ओर की दूरी हो गई और जो नियत बिंदु है वह वृत्त का केंद्र हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। तो देखिए, वृत्त की परिधि और यह जो त्रिज्या इसको हम दुगुना करेंगे तो इसमें 2 त्रिज्या हो जाएगा, इसको हम लोग व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? व्यास। तो वृत्त की परिधि और व्यास, इसका यदि हम अनुपात निकालते हैं, चलिए परिधि और व्यास, क्या लिखता है जी? परिधि और व्यास। इसका यदि हम अनुपात निकालते हैं तो इसका वैल्यू आता है लगभग 22/7 के करीब। इसका मान देखिए बहुत है, अलग अलग भी आता है, 3.14, इसके अलावा भी बहुत अंकों तक रहता है। तो ये 22/7। तो ये जो परिधि और व्यास है इसी अनुपात को पाई बोला जाता है। इसका जो किसी भी वृत्त और उसका व्यास का यदि अनुपात निकाला जाता है तो एक नियत होता है जिसका वैल्यू 3.14 या 22/7 के करीब आता है। तो उसी को पाई द्वारा डिनोट किया जाता है। किसके द्वारा जी? पाई के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, परिधि और व्यास का अनुपात पाई हो गया, ठीक है। तो हम क्लियरली लिख सकते हैं क्या कि परिधि बराबर पाई अगुणे में हो जाएगा व्यास। ओके, तो पाई तो रहने देते हैं, व्यास को देखिए, इस व्यास में 2 त्रिज्या आ जाता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुणे त्रिज्या लिख सकते हैं। चलिए, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, ये सभी आप लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। तो इसको यदि लिखिएगा तो 2 पाई, चलिए त्रिज्या को हम आर लिखते हैं 2πr। तो वही यहाँ पे लिखे वृत्त की परिधि बराबर 2πr होती है। जहाँ पाई का जो मान लेंगे हम लोग, जहाँ पाई का जो मान लेंगे 22/7 वैल्यू लिया करेंगे। उसी प्रकार से देखिए, दूसरा फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है, जहाँ r क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है ना। चलिए, इन दोनों फार्मूला संबंधित जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको यहाँ देखते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हम लिखे हैं कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। देखिए, यहाँ पे 2 वृत्त है, एक वृत्त है उसका त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और दूसरा वृत्त का त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसको हम पहले चित्र के अनुसार समझते हैं। 2 वृत्त हो गए, ठीक है ना। एक वृत्त है 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो इसको हम मान लेते हैं r1 बराबर 19 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा वृत्त है उसका त्रिज्या, इसको हम r2 मान लेते हैं, दूसरा वृत्त है, तो r2 बराबर कितना हो जाएगा जी? 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहला वृत्त का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। अब कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि
इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है। एक और वृत्त है, ठीक है ना, उसका त्रिज्या कहता है निकालने के लिए, ठीक, हाँ, उस वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कहता है जिसका कि परिधि जो है दोनों वृत्त की, इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है, ठीक है ना। तो अब मान के चलिए यहाँ पे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों वृत्त की परिधि निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो है दूसरा जो नया वाला वृत्त है उसकी परिधि जो है इस इन दोनों परिधि के योग के बराबर होगा। मान के चलते हैं जो नया वाला वृत्त होगा उसका त्रिज्या 8 बरियर कोई दूसरा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रथम वृत्त की त्रिज्या यहाँ लिख देते हैं, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो प्रथम वृत्त की त्रिज्या, प्रथम वृत्त की त्रिज्या, प्रथम वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे फिर माने हैं दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है R2 बराबर 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का योग निकाल लेते हैं, सॉरी दोनों वृत्त की त्रिज्या का योग नहीं बल्कि दोनों वृत्त का जो परिधि है इनका योग निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, दोनों वृत्त की परिधियों का योग निकालेंगे। देखिए पहला वृत्त का जो परिधि हो जाएगा 2 पाई r, तो यहाँ पे R1 है तो R1 लिखते हैं, प्लस दूसरा वृत्त का जो परिधि हो जाएगा इसका तो सूत्र भी लगाएंगे 2 पाई r, यहाँ पे दूसरा वृत्त है तो 2 लगा दिए, ओके। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो 2 पाई कॉमन जब लेंगे तो यहाँ बच जाएगा R1 प्लस यहाँ हो जाएगा R2। देखिए यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, 2 पाई को अभी पाइये रहने दीजिए, R1 R2, R1 है 19 सेंटीमीटर और R2 है 9 सेंटीमीटर, ओके। चलिए अब यहाँ देखिए जो हम तीसरा वृत्त जो माने हैं, इन दोनों तीसरा जो वृत्त होगा इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर होगा। तो तीसरा वृत्त का त्रिज्या क्या माने हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि नए वृत्त की त्रिज्या r है, नए वृत्त की त्रिज्या क्या मान लीजिए r है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, ये जो नया वृत्त है इसका जो परिधि होगा इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं क्या, प्रश्न से नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, ओके। ठीक है, देखिए तो नए वृत्त की परिधि जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई, इसका तो त्रिज्या r है तो बड़ी r दे दिए। दोनों वृत्त की परिधि का योग कितना हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है जी 2 पाई इंटू 19 प्लस 9। देखिए ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो r बराबर 19 और 9 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा जी, हाँ 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न को हम देखते हैं। तो चलिए आप लोग दूसरा फॉर्मूला यानी दूसरा जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिए हैं। देखिए जैसे 1 नंबर का प्रश्न बनाए वहां पे था परिधियों का योग, यहाँ पर है क्षेत्रफलों का योग। देखिए दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यहाँ भी दो वृत्त है, पहला वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल की बात आया है, तो यहाँ पे दो वृत्त है, हम लिख सकते हैं पहला वृत्त की त्रिज्या कितना मान लेते हैं जी R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, ओके। और दूसरा वृत्त है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दे दिया है, देखिए R2 बराबर जो दे दिया है 6 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है ना। तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का जो योग होगा वह जो नया वृत्त होगा उसके क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। सॉरी, इसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए इसको हम मान लेते हैं r, ये सेम टू सेम है। आप यहाँ फिर से सॉल्व लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखेगा, प्रथम वृत्त की त्रिज्या, प्रथम वृत्त की
त्रिज्या R1 बराबर सेम वही है, देखिए R1 बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना हो जाएगा जी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग पहले निकाल लीजिए। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग निकाल लेते हैं। देखिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो ये R1 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि पाई R1 का स्क्वायर, इसके लिए पाई R2 का स्क्वायर, दोनों में पाई कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई, पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा R1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा R2 हो जाएगा, नहीं R2 का स्क्वायर। ओके, तो पाई R1 देखिए दिया गया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 दिया गया है 6, नहीं है जी 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो पाई गुना 8 का, चलिए पाई 8 का स्क्वायर तो होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 जुड़ेगा तो 100, तो 100 तब पाई लिख दीजिए, तो 100 पाई आ गया दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, ठीक है ना। अब जो नया वृत्त है उसका त्रिज्या हम कितना मान लिए, तो लिख देते हैं यहाँ पे, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या R है। तो प्रश्न से हम लोग लिख सकते हैं जो नए वृत्त का जो क्षेत्रफल है, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, पाई आर स्क्वायर। नए वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल कितना है 100 पाई। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया जी, 100 हो गया। जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाता है, तो आर बराबर √100 हो जाएगा 100, जो जिस यानी 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10, अर्थात अतः करके लिख सकते हैं, अतः नए वृत्त की त्रिज्या, अतः नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। ओके, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम तीसरा सवाल लिख चुके हैं। इस सवाल को आप ध्यान से देखिए। यहाँ कहता है एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। एक कोई कार है, उसका जो पहिया है उसका व्यास दिया गया 80 सेंटीमीटर। देखिए व्यास का आधा त्रिज्या होता है, व्यास यहाँ दिया गया 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या उसका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यहाँ पे कहता है उसका जो चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा में 66 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है, मतलब 10 मिनट में जो है यदि कार चलता है तो उसका पहिया कितना चक्कर लगाती है, तो वह चक्करों की संख्या 10 मिनट में कितना चक्कर होता है उसी को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग पहिए को तो देखे होंगे जरूर, पहिया एकदम किसके आकार का होता है जी, वृत्त के आकार का। किस आकार का होता है, वृत्त के आकार का। मान लीजिए पहिया है और इस पहिए का जो व्यास है वो दिया गया 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना होगा 80 जी, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका R बराबर 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, क्योंकि व्यास है 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए सॉल्व कर देते हैं। क्या कि R बराबर हो जाएगा 80 बटा में हो जाएगा 2 बराबर 40 सेंटीमीटर। इस पहिए का जो त्रिज्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहिया यदि एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, पहले हम इसको निकालेंगे। एक चक्कर मान लीजिए ये पूरा देखिए एक बार घूमेगा, जब ये एक बार घूमेगा मतलब यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, ठीक है, जब ये एक बार ये घूमेगा संपूर्ण चक्कर लगाएगा, फिर ये बिंदु घूम करके यहीं पर आ जाएगा। तो अर्थात आप कह सकते हैं ये जो दूरी है चारों ओर की दूरी, यह एक बार तय करेगा एक चक्कर में। तो अर्थात ये जो वृत्त की परिधि हो जाएगी वह एक चक्कर में तय की गई दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालते हैं। एक चक्कर में तय दूरी, तो एक चक्कर में तय दूरी क्या हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ पे निकाल सकते हैं 2 पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना हो जाएगा जी 40 हो जाएगा। तो इसको बनाते हैं
तो 22 दूनी 44, कितना हो जाएगा जी? 22 दूनी 44 हुआ ना, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, यानी 1760 बटे में हो जाएगा 7। ओके, देखिए 22 गुना 2 करेंगे तो 44 है, 44 को 4 से गुना कितने 176, इस पर 0 दे दिए, अब बटे में हो गया 7। यानी एक चक्कर में जो है पहिया इतना दूरी तय करता है। यहाँ देखिए सबसे पहले चाल देखते हैं, यहाँ दिया गया फिर यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, और दिया यहाँ पर देखिए, और दिया है, क्या दिया है? कार की चाल, यहाँ निकाल देते हैं कार की चाल। तो कार की चाल बराबर दिया गया 66 किलोमीटर, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको हम क्लियरली लिख सकते हैं क्या? 66 किलोमीटर, अब बटा में 1 घंटा होगा, प्रति मतलब होता है 1 घंटा, नहीं 1 घंटा में 66 किलोमीटर। यहाँ पे हम क्या किए, उसको बटे ग्रुप में लिख दिए। तो इसका यहाँ देखिए 1 घंटा में कितना किलोमीटर? 66 किलोमीटर। इसको हम क्या करते हैं, ये जो 66 किलोमीटर है, इस देखिए ये जो त्रिज्या है सेंटीमीटर में दिया गया था, और एक बार जो चक्कर लगाया है वह जो दूरी निकला है वह सेंटीमीटर में है, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल लेंगे किलोमीटर को। तो 66 किलोमीटर है, इसको पहले मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसीलिए 66 को 1000 से गुना कर दिए। तो ये बदल गया किस में? मीटर में। अब हमको सेंटीमीटर बदलना है, तो मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसीलिए हम इसको फिर से क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तब ये ऊपर वाला जो दूरी हो गया ये सेंटीमीटर हो गया, और नीचे में ध्यान दीजिएगा 1 घंटा है, तो 1 घंटा को हम क्या करते हैं, 60 से गुना करेंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में क्या मिनट, 60 मिनट, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 1 0 कैंसिल, 6 से ये कितने बार में हो जाएगा, 11 बार में, तो 11 1 11 हो जाएगा, 1 2 3 4 0, यानी 11 पे 4 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 1,10,000 यानी इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा जी, सेंटीमीटर। और देखिए ध्यान से नीचे में ये जो 60 से आप गुना किए तो मिनट हो गया है, तो प्रति मिनट हो जाएगा, क्या आ जाएगा जी, 11 इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए हिंदी में लिखते हैं यहाँ पे मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि यह 1 मिनट में जो है इतना सेंटीमीटर दूरी तय करता है, ठीक है ना। तो 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 10 मिनट यहाँ मुझसे पूछ रहा है, पहले हम क्या करते हैं 10 मिनट में दूरी निकाल लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए, यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए 1 मिनट में 1 मिनट में कार द्वारा तय दूरी, तो 1 मिनट में कार द्वारा जो तय दूरी हो जाएगा वह कितना है जी, 11 पर 4 0 इतना सेंटीमीटर। तो कितना मिनट का निकाल लेते हैं, 10 मिनट का निकाल लेते हैं, 10 मिनट में कितना दूरी तय करता है, ठीक है ना। तो 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 11 पे कितना 0 है, 4 0, गुना कर देंगे 10 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 11 पर 1 2 3 4 4 0, ये 1 0 ये हो जाएगा 5 0, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 10 मिनट में तय किया गया दूरी हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक चक्कर में जो है दूरी तय करता है इतना, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है, तो कितना चक्कर लगेगा, देखिए 1 चक्कर लगाने में इतना दूरी, तो 2 चक्कर में इतना, तो कुल दूरी इतना तय कर दिया है, चक्कर लगाया जब है 10 मिनट में तो इतना दूरी तय कर लिया है। तो इसलिए क्या करेंगे, 1 चक्कर की जो दूरी है और 10 मिनट में जो दूरी तय किया है, ठीक, तो इससे क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो 10 मिनट में जो तय किया, मतलब 10 मिनट में जो चक्कर की संख्या होगा वो आसानी से निकल जाता है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं। इसलिए 10 मिनट में 10 मिनट में 10 मिनट में चलिए पहिया द्वारा 10 मिनट में पहिया द्वारा ऐसे हो जाएगा, नहीं 10 मिनट में पहिया द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10 मिनट में तय की गई दूरी, 10 मिनट में, चलिए शॉर्टकट लिखते हैं इसको, तय दूरी
10 मिनट में तय दूरी हो जाएगा, बटे में एक चक्कर लगाने में तय दूरी, एक चक्कर लगाने में तय दूरी हो जाएगा। ओके, तो देखिए 10 मिनट में जो तय किया गया दूरी है कितना है जी, 11.50 हो जाएगा, है ना। एक चक्कर में जो तय किया गया दूरी है कितना, 1760 भागा 7। चलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 11 पे कितना जीरो है, 4, 5 जीरो है, इसके बटे में अपने मन से 1 दे दिए, इसके बटे में, ये बटे में है तो क्या करते हैं, इसको गुणा के रूप में लिख देते हैं, तो ये 7 चला जाएगा ऊपर और ये 1760 नीचे। चलिए जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, चलिए इसको हम सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 4300 लगभग, यानी 4375 ऐसे कुछ आता है, ठीक है ना, 4375 चक्कर। ओके, इसको आप देख लीजिए। चलिए तो हम लोग अब आगे जो दिया गया है, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए त्रिज्यखंड को समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो देखिए त्रिज्यखंड क्या होती है, उसके बाद आगे लिखा हुआ वृत्तखंड, वृत्तखंड, ठीक है ना। जैसे लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड लिखे हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ त्रिज्यखंड लिखे हैं, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं लिखे हैं। तो जब प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पर हम लोग उसको देख लेंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, त्रिज्यखंड क्या होता है कि यदि कोई वृत्त है, यदि कोई वृत्त है, और ये चलिए वृत्त का केंद्र हो गया, तो वृत्त का 2 त्रिज्या और उसका जो संगत चाप है, वृत्त की 2 त्रिज्या और उसका जो संगत चाप है, तो उससे जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसी को त्रिज्यखंड कहते हैं, उसी को त्रिज्यखंड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये दोनों त्रिज्या है, ये चाप, तो ये हो गया त्रिज्यखंड, ये क्या होगा जी, त्रिज्यखंड। देखिए ये दोनों त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये जो बाहर वाला जो हिस्सा है, ये भी तो 2 त्रिज्या और ये चाप जो हो गया, ये इस चाप से घिरा हुआ, तो ये भी त्रिज्यखंड हो गया, ये भी क्या होगा जी, त्रिज्यखंड। लेकिन ये छोटा वाला त्रिज्यखंड, ये बड़ा, तो हम इसको कह सकते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये हो जाता है लघु त्रिज्यखंड। ये क्या हो जाएगा जी, लघु। बस इतना याद रखिएगा। तो 2 त्रिज्याओं से जो ये घिरा हुआ क्षेत्र रहता है, तो उसके बीच जो कोण होता है उसको क्या करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। किससे जी, थीटा से। चलिए तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर कैसा है। आप लोगों के मन में ये भी सवाल कभी कभी आता है कि सर ये फार्मूला ऐसे कैसे हो जाता है, ठीक है ना। देखिए जो भी फार्मूला है सभी को प्रमाणित किया जाता है, फार्मूला कैसे आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखा देते हैं किस प्रकार से थीटा बटे 360 है। आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ये भी पूछेगा सर पाई आर स्क्वायर कैसे होता है, ठीक है ना। यदि आप क्लास 7 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। यदि नहीं पढ़े हैं तो क्लास 7 में भी हम एक वीडियो डाले हैं, उसमें बताया गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे आता है, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि ये चलिए वृत्त का केंद्र हो गया, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो केंद्र है, इस केंद्र पर चारों ओर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त का केंद्र पर जो कोण बनता है कितना डिग्री जी, 360 डिग्री। तब ये पूरा देखिए चारों ओर हो जाता है। तो यह ध्यान दीजिएगा, जब वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बनता है। यदि 1 डिग्री का रहेगा तब, तो 1 डिग्री के लिए एक नियम से इसको करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर अब बटा कितना आप लोग कर दीजिएगा 360। अब देखिए 360 डिग्री का कोण बनता है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, 1 डिग्री का बनेगा तो 360 बटे में, ये एक नियम से आप लोग बचपन में एक नियम पढ़े हैं, ठीक है ना। तो कितना डिग्री मान चलते हैं थीटा डिग्री के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, थीटा से गुना कर, जब 1 डिग्री का मान निकलेगा जितना डिग्री होगा तो उसको गुना कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा। इसको हम क्लियरली लिख सकते हैं, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो बस यही फॉर्मूला है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर आ गया, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यदि यहाँ पे कहता है चाप की लंबाई के लिए, इसके लिए, तो ये हो जाएगा क्या,
जहाँ पे आप पार स्क्वायर देख रहे हैं यहाँ 2 पार हो जाएगा। तो ये तो हम अगला फॉर्मूला नंबर 4 का जो फॉर्मूला लिख चुके हैं कि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई हो जाएगा थीटा बटा 360 गुना 2 पार, जहाँ थीटा क्या होता है, कोण होगा दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण, ठीक है। तो कोण थीटा का मान दिया रहता है। चलिए यहाँ पर हम देखिए एक सवाल लिख चुके हैं, चलिए यहाँ लिखे हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं इस प्रकार से, यहाँ पे हो जाएगा केंद्र, ठीक है ना। तो देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो इसका जो दोनों त्रिज्या हो जाएगा ये वाला, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो हम सभी जानते हैं, यहाँ देखिए दिया क्या गया, हम सभी जानते हैं जो थीटा कोण है, ये कोण कितना डिग्री है जी, हाँ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें हिसाब अधूरा है, जिसका कोण जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे रेट से ही लिख देते हैं कोण, चलिए जिसका कोण 60 डिग्री है, यानी दोनों के बीच का कोण जो है ये 60 डिग्री है, ठीक है ना। हम यहाँ पे हिसाब में 60 डिग्री नहीं लिखे थे, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा और त्रिज्या ऑलरेडी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो थीटा बटे 360 कर देंगे गुना पार स्क्वायर, थीटा का मान यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है तो 60 डिग्री रख देंगे, ठीक है। जितना डिग्री कहेगा उतना डिग्री रख दीजिएगा, तो 60 बटा 360 हो जाएगा, पाई का मान 22 बटा 7 गुना आर का मान 6। तो देखिए आर का मान 6 आर का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर, तो 6 गुना 6 कर देंगे, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार गुना लिख दीजिएगा। 6 6 के 36 से 6 बार में 60 से इसको काटिए कर दीजिए, 6 बार में 30 हो जाएगा, ये 6 और ये 6 कैंसिल, तो 6 दूनी बार 22 गुना 6 132 हो जाएगा, बटन कितना हो जाएगा जी 7, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, बस हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए अगला सवाल है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। देखिए एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर होगा जी, उस वृत्त की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो है वृत्त का एक चाप केंद्र पर, वृत्त का एक चाप है, चलिए ये चाप संगत चाप है तो ये जो हो जाएगा ये चाप हो जाएगा, उसका जो चाप है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ये त्रिज्या हो जाएगा और ये चाप हो गया। ये जो चाप है इस केंद्र पर कितना डिग्री कोण अंतरित करती है, 60 डिग्री, ठीक। तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 हो जाएगा, ये भी 21 हो जाएगा। तो चाप की लंबाई, ये जो चाप है इसकी लंबाई निकालना है, इसी चाप की लंबाई निकालना है। ओके, तो हम जानते हैं, यहाँ देखिए पहले दिया क्या गया, इसको हम लिख देते हैं, क्या दिया गया है जी, त्रिज्या, तो आर बराबर कितना दिया गया 21 सेंटीमीटर, क्या मेरे पास 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई हम देखिए यहाँ जो फॉर्मूला लिखा हुआ है थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, तो यही संगत चाप की जो लंबाई है थीटा बटे 360 रुपये, आप इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लगा देंगे, बन गया। यहाँ लिख देते हैं, चलिए इसलिए थीटा कोण वाले संगत, चलिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बराबर, तो थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर हो जाएगा, बस इस पे वैल्यू आप लोग रख दीजिए। तो 60 बटा हो जाएगा 360 गुना 2 गुना पाई का मान 22 बटे, चलिए पाई का मान तो 22 बटा 7 होता है, गुना आर का मान तो दिया गया 21, 6 6 के 36, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 की 7 7 कैंसिल, अरे ये तो और सॉल्व हो गया, ये तो सिर्फ निकल जाएगा कितना है 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे का देखते हैं। चलिए
तो आगे देखिए क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें तिर्यखंड नहीं आया है बल्कि आया है वृत्तखंड। तिर्यखंड तो हम लोग समझ चुके हैं, वृत्तखंड को नहीं समझे। थोड़ा सा पहले वृत्तखंड को समझ लेंगे, उससे संबंधित तब तो प्रश्न बन ही जाएगा। देखिए मान के चले एक कोई वृत्त है, ठीक है ना। देखिए वृत्तखंड क्या होता है कि वृत्त का जो जीवा होता है, देखिए पहले वृत्त का जीवा क्या होता है, ये इसको हम जीवा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जीवा, और इसको बोलते हैं चाप। इसको क्या बोलते हैं चाप। तो ये वृत्त क्या हो गया। तो वृत्त की कोई एक जीवा और उसका चाप से जो क्षेत्र बनता है उसी को बोलते हैं वृत्तखंड। उसे क्या बोलते हैं जी वृत्तखंड। देखिए ये छोटा वाला है, सॉरी वृत्त, यहाँ पे खंड लिखना भूल गए। तो ये वृत्तखंड का ये छोटा है तो इसको हम बोलेंगे लघु, ठीक है ना। ये दूरी चाप हो गया और ये दूरी जीवा हो गया। तो जीवा और चाप से जो क्षेत्र बन गया, ये वाला क्षेत्र जो आ गया, ये हो गया वृत्तखंड। ये छोटा वाला है तो लघु वृत्तखंड। आइए देखिए ये बड़ा वाला हो गया, ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो जाएगा जी दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि ये लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तब ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जो जीवा एक दूसरे को काटा है उसको केंद्र से मिलाते हैं, ये तो हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोग जो त्रिज्यखंड पढ़े थे तो उसमें क्या आता था, यहाँ से लेकर के मान लीजिए ये ओ है, ये ए है और इसको मानते हैं बी, बीच में है पी। तो ओ ए पी से बी होते हुए फिर ओ, ये हो गया त्रिज्यखंड। ये क्या होगा जी त्रिज्यखंड। आइए सिर्फ जो ये वाला भाग जो है यह है वृत्तखंड, वो है लघु वृत्तखंड हो गया। तो इसको हम अब ये सोचना है कि इसका एरिया निकलेगा कैसे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल देंगे, घटा देंगे। तो ये बच जाएगा किसका क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये वाला भाग का नहीं है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। उसके बाद हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसको हटा देंगे तो बच जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का। ओके, ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम लिख दिए हैं कि लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या किसका क्षेत्रफल जी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये जो त्रिभुज है इसका एरिया पूरे में से क्या करेंगे, इस त्रिभुज को निकाल देंगे ना तो ये वृत्तखंड का निकलेगा। बस इतना ही रहना चाहिए। चलिए तो आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है क्या कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो हम वृत्त बनाते हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या जो है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक कोई यहाँ पे जीवा बना देते हैं। चलिए ये हो गया जीवा। तो ये जो जीवा है वह केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है इस प्रकार से। तो यहाँ जो कोण हो जाएगा वह 60 डिग्री हो जाएगा। त्रिज्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 60 डिग्री कोण अंकित करती है। तो संगत लघु और दीर्घ, मतलब पहले लघु अतः बाद में दीर्घ। लघु का निकल जाएगा ना तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु घटा देंगे तो बच जाएगा दीर्घ। इतना याद रखिएगा, ठीक है। तब पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड का निकाल करके त्रिभुज को माइनस कर देंगे। चलिए इसका क्या मान लेते हैं ओ, यहाँ पर कर देते हैं ए, इसको कर देते हैं बी। चलिए बीच में भी कोई अपने मन से नाम लिख दीजिए, यहाँ पर पी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग बोलिए आर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और थीटा बराबर कितना हो जाएगा जी, थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालेगा। त्रिभुज का ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर और ये 60 डिग्री है, बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब जिसमें आधार और शीर्षलंब रहता है तो उसमें त्रिभुज का फॉर्मूला लग जाता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। तो यहाँ पे शीर्षलंब कहीं नहीं है, 90 डिग्री है क्या, ऊंचाई और आधार नहीं दिया गया त्रिभुज का। तब कैसे निकलेगा, देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम पहचानेंगे कि त्रिभुज है कौन सा, ठीक है। देखिए ये ओ से ए 15 सेंटीमीटर है, ओ से बी 15 सेंटीमीटर है।
ये दोनों 15 का, ये दोनों बराबर भुजा है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होना चाहिए। तो ये कोण और इसके सामने का ये कोण, तो कहीं कोण ए और कोण बी बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। यदि इसको मान लेते हैं x, ये भी मान लेते हैं x, तो x x और ये 60, यदि इसको आप ऐड कीजिएगा तो x + 60 त्रिभुज में तीनों कोणों की 180 होता है। तो इस प्रकार से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 60, तो इसका मतलब है ये भी 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब आप बताइए कि यदि त्रिभुज के तीनों कोण यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो गया तो कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज आएगा जी? समबाहु त्रिभुज। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, बस उसी फॉर्मूला को यहाँ पे इस त्रिभुज के लिए लगा देंगे, इतना याद रखेगा। वैसे भी जब यहाँ पे अंतरित कोण 60 डिग्री होगा तो ये जो त्रिभुज यहाँ पे बनेगा वह समबाहु त्रिभुज बनेगा, याद रखिएगा। तो हम क्लियर लिख सकते हैं क्या? इसलिए लघु वृत्तखंड, इस वृत्तखंड का नाम बोलिए आप लोग, ए पी बी ए लिख सकते हैं। लघु वृत्तखंड ए पी, ए से पी जाइए, पी से बी, ए से पी से बी और फिर ए पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? देखिए त्रिज्यखंड ओ ए पी बी, ठीक है ना। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज करते हैं, माइनस समबाहु त्रिभुज किसका जी? ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? देखिए त्रिज्यखंड इसका तो हो जाएगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखिएगा तो सूत्र हो जाएगा θ/360 गुना πr² माइनस, इसके लिए इस त्रिभुज के लिए क्या लगेगा सूत्र? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। थीटा का तो मान हो जाएगा 60/360 हो जाएगा, गुना पाई का मान देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया गया है 3.14, तो आप 3.14 ही रखिए, गुना आर की वैल्यू, आर इसका कितना रहेगा? 15 जी, तो 15 का स्क्वायर निकाल लेते हैं माइनस, ठीक है ना। तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.73/4 गुना भुजा का मान, समुद्र का भुजा 15, तो 15 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसको देखिए काटेगा 60 कम 60 छोटा कट जाएगा ये, नहीं जी। अब देखिए यहाँ पे 15 का स्क्वायर, यहाँ भी 15 का स्क्वायर, ऐसा हम करते हैं 15 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, तब बनाने में आसानी होगा। 15 का स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 3.14/6 बच जाएगा, 3.14/6 बच जाएगा माइनस, इसको तो कॉमन ले लिए हैं, बाहर निकाल दिए हैं, देखिए ना, तो 1.73 हो जाएगा, अब बटे में हो जाएगा 4। इसे लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। इसको कीजिएगा एलसीएम तो हो जाएगा 6 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 दूनी 2 से गुना कीजिए, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इतना हो जाएगा माइनस 4 तिया 3 से 3 तिया 9, 3 से 21 के बचे 2, 3 एकम 3 2 5 10 इतना। चलिए माइनस कीजिए, 225 गुना, इसको माइनस कीजिए ना, 18 में से 9 जाए तो 9 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 6 में से 5 जाए तो 1, बटे में कितना होगा जी? बटे में 12 हो जाएगा। चलिए और इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 2.25 गुना, ये जो 1.09 है हम दशमलव को नहीं लिखेंगे, बटे में जो 12 है इसके बटे में कितना कर दीजिएगा? 100, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे तो दशमलव था नहीं, दशमलव काहे देंगे? 225 से काट दीजिए तो ये 3 से 3 चौके 12 हो जाएगा, हाँ, 3 से 21, 1 22 3 5 15, अब तो नहीं होगा, ठीक है ना। और कर सकते हैं 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 9 27, 3 एकम 3, कितने हो जाएगा जी? अब बटे में 4 चौके 16 हो जाएगा। चलिए 16 से भाग दीजिए, देखिए कितना आता है, यह जाएगा 16 दूनी 32, बचेगा 7 0 हो जाएगा दशमलव,
16 चौके 64, फिर हो जाएगा 64, 16 48, हाँ ठीक है। 20.43 इसका आ जाएगा, ठीक है ना, ये लघुवृत्त का उत्तर। चलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो दीर्घ है उसको निकालना है, पहले इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से क्या करेंगे, जो आप लघु वृत्त का त्रिज्यखंड मतलब जो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आया था उसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला लगा दीजिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ओके। देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, पार स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकला था, आप लोग बताइए तो कितना था, 20.43, शायद 20.43 ही आया था, ठीक है ना। 20.43, पाई का मान कितना रखेगा, 3.14 गुना आर का मान तो 15 था, तो 15 गुना 15 कर देते हैं, माइनस 20.43 हो जाएगा। अब देखिए 3.14, 15 गुना 15 कीजिएगा 225 माइनस 20.43, ठीक है ना। तो आप लोग इसको यदि आप सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा जी, गुना कर दीजिएगा ना, तो आ जाता है 706.50 हो जाएगा, इसमें 20.43, इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। देखिए 706.50, इसमें 20.43 माइनस कर दीजिएगा, 10 में से 3 जाए 7, 4 में 4 जाए 0, 6 यहाँ 10 में 2 जाए 8, 686.07 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो इस प्रकार से ये इसका क्षेत्रफल निकल गया दीर्घ वृत्तखंड का, ठीक है। देखिए क्षेत्रमिति में आप जितना सॉल्व अपना अध्ययन कीजिएगा, ठीक है ना, तो गुना भाग आपसे जल्दी जल्दी होगा। यदि आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो मेहनत जितना कीजिएगा उसका फल उतना ही बेहतर होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही।